तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की किस्मत और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के टैक्टिक्स दोनों ही मिलकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खूब परेशान किया और आरसीबी आईपीएल के प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन उसमें क्वालिफाई करने से चूक गई। अब जहां खिलाड़ियों की इंजरीज से आरसीबी सीजन शुरू होने से पहले ही परेशान थी, चाहे आप रजत पाटीदार की बात करो, जॉश हेजलवुड काफी लंबे समय तक अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद रीस टोपली जो कि उनके बैकअप के तौर पर आए थे वो भी पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए, उससे आरसीबी काफी ज्यादा परेशान रही। और उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर तो हल्का था ही, और जो टैक्टिकल ब्लंडर्स उनकी मैनेजमेंट ने किए वो भी आरसीबी के किसी काम नहीं आए, क्योंकि आपने शाहबाज अहमद को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे किया, उनको प्रॉपरली बैक नहीं किया, उसके बाद आपने गेंदबाजी विभाग में बहुत ज्यादा बदलाव किए और आप पूरे सीजन में एक भी अच्छा यंग प्लेयर आइडेंटिफाई करने में कामयाब नहीं रहे। और अब साल 2024 के सामने आपके सामने एक एजिंग बैटिंग यूनिट है, एक एजिंग लाइनअप है जिसको आपको दुरुस्त करना है, यंग प्लेयर्स आपको निकाल करके लाने हैं, क्योंकि हर सीजन आप अपने उम्र दराज खिलाड़ियों को बैक नहीं कर सकते। तो क्या चेंजेस आरसीबी को करने चाहिए, क्या बदलाव आरसीबी में होने चाहिए, कौन से प्लेयर रिलीज होंगे, कौन से प्लेयर रिटेन होंगे, अगले साल की स्ट्रेटजी क्या होगी, पूरी डिटेल वीडियो ये होने वाली है। तो अगर आप आरसीबी के फैन हो देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल 2023 की बात करें तो उन्होंने 14 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 7 मैच जीते, 7 मैच में उनको हार मिली, 14 पॉइंट्स उनके रहे और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 पर उन्होंने फिनिश किया। हालांकि देखने में ये नंबर 6 जरूर लग रहा है, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि लास्ट मैच तक बात आ गई थी। अगर वो मैच आरसीबी जीटी के सामने जीत लेती तो वो प्लेऑफ खेलते हुए भी नजर आते, लेकिन जहां तक आप उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज करो तो आपको साफ दिख जाएगा कि दे हैव प्लेड अबव देयर पोटेंशियल। पहले तो उनकी बल्लेबाजी जिस तरीके से चली है वो 3 खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड थे, और रजत पाटीदार के इंजर्ड हो जाने के बाद उनकी बल्लेबाजी को एक बड़ा झटका भी लगा था। और विराट कोहली ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, खास करके टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द आईपीएल, वो बहुत ही कमाल की थी। खास करके पेस के सामने जो उनकी रेंज हिटिंग थी उसका उन्होंने पूरा मुजाहरा पेश किया। एंड कैप्टन फाफ डू प्लेसी रियली बैटेड आउट ऑफ हिज स्किन। मैंने तो इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। अगर आपने पहले हमारे आरसीबी की वीडियोस देखी हो तो मैंने बोला था कि जिस तरीके से फाफ डू प्लेसी लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, विराट कोहली का वो स्ट्रगल इस साल भी जारी रहा, लेकिन फाफ डू प्लेसी लिटरली बैटेड आउट ऑफ हिज स्किन। और जब तक वो थे ऑरेंज कैप उन्हीं के सर पर सजी हुई थी, और उसके बाद तकरीबन 7 50s उन्होंने लगा दी 14 मैचेस में एज एन ओवरसीज एजिंग प्लेयर एज द कैप्टन, दैट इज एब्सोल्युटली नो जोक। और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, कई मैचेस सिंगल हैंडेडली उन्होंने पलटे, और नंबर 3 नंबर 4 पर जिस तरीके से वो खेल रहे थे उससे मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा एक्सपोज होने से रुक गया कई बार। लेकिन अक्सर आरसीबी को अपने कमजोर मिडिल ऑर्डर का परिणाम भुगतना पड़ा। एक तो दिनेश कार्तिक के बारे में हमने पहले ही आईपीएल शुरू होने से बोल दिया था, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, कि डीके से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लास्ट सीजन वाज एन एबरेशन, लेकिन इस साल हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते हो, खेलते भी हो तो लोअर लेवल के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आप खेलते हो, वो हाई लेवल की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट अगर आप रेगुलर नहीं खेलते हो तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में एक स्पेशलिस्ट फिनिशर का रोल अपनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद शाहबाज अहमद का सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, उनको प्रॉपर्ली बैक भी नहीं किया मेरे हिसाब से, और उसके बाद गेंदबाजी में भी बहुत ज्यादा बदलाव किए गए, बहुत ज्यादा ट्विक किए गए। जैसे हेजलवुड शुरुआत में इंजर्ड थे, फिर टोपली इंजर्ड हो गए, उसके बाद आपने और भी ज्यादा खिलाड़ियों को ट्राई करा, विजय कुमार वैशक पर आपने अच्छा खासा भरोसा जताया, हर्षल पटेल का सीजन बहुत ही खराब गया, और हम और आप दोनों की यही एक्सपेक्टेशन थी। जिस तरीके से इंजरी के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट उनका जा रहा था, सबको ऐसे ही लग रहा था कि इस साल आईपीएल में भी वो उस लेवल के बॉलर हमें नहीं दिखेंगे, खास करके चिन्ना स्वामी के छोटे से मैदान और फ्लैट पिच पर, वो भी इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाने के बाद, जिसके बाद सभी टीमों की बल्लेबाजी में काफी ज्यादा गहराई हो गई है और स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की तादाद भी थोड़ी बढ़ गई है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मेरे हिसाब से दे प्लेड अप टू देयर पोटेंशियल, मेरे हिसाब से तो दे प्लेड अबव देयर पोटेंशियल, और अब उनको देखना है कि मिडिल ऑर्डर को वो किस तरीके से सुधार सकते हैं और गेंदबाजी में वो क्या बदलाव कर सकते हैं।
अब आखिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को किन चीजों की जरूरत है बिफोर आईपीएल 2024, उस पर अगर एक नजर डालें तो सबसे पहले आरसीबी को चाहिए गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उसके बाद उनको अच्छे फिनिशर्स की भी दरकार है, दोनों पॉइंट तकरीबन सेम है। अच्छे पेस बॉलर्स उनको चाहिए और अब फिर से अपनी डेथ बॉलिंग पर उनको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज जॉश हेजलवुड की भी उम्र बढ़ रही है, ऊपर से वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स वाले खिलाड़ी हैं, तो कितने वो अवेलेबल रहेंगे, कितने वो फिट रहेंगे, इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद डेथ बॉलिंग में आप वैशक और हर्षल पटेल के पास इस बार गए थे, लेकिन हर्षल पटेल को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आरसीबी को रह गया होगा और खुद हर्षल को भी रह गया होगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पे भी उनको किया गया था आईपीएल 2022 में, तो अब नए तरीके से डेथ बॉलिंग आपको बनानी है। प्लस जो सबसे बड़ी मेरी परेशानी आरसीबी के साथ है कि दे आर अ वेरी एजिंग यूनिट। अगर आप विराट की बात करो, ही विल टर्न 35, मैक्सवेल इज 34, आई बिलीव फाफ डु प्लेसिस विल बी 38 और 40 आई थिंक जब नेक्स्ट ईयर आएगा। उसके बाद दिनेश कार्तिक इज ऑल्सो इन द सेम एज कैटेगरी, तो दे आर अ वेरी एजिंग यूनिट जहां तक बल्लेबाजी की बात है। और उसके बाद हर्षल हो गए, हेजलवुड हो गए, दे आर ऑल्सो 30+, तो बहुत ज्यादा यहां पर युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला इस साल, बहुत ज्यादा युवा खिलाड़ी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इस साल, तो ये एक परेशानी है जो कि आरसीबी को देखनी पड़ेगी। अब उनके सामने सवाल यह है कि क्या वो इसी साल बदलाव करने को देखते हैं या फिर वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करते हैं, 3 साल का जो साइकिल होता है उसको पूरा करते हैं और उसके बाद मेगा ऑक्शन अगर होता है या फिर मेगा ड्राफ्ट होता है उसमें वो नए सरी से टीम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से वो दूसरा वाला रास्ता ही चुनेंगे कि आप पूरा 3 साल का साइकिल कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे इस साल, चाहे मेगा ऑक्शन हो या ड्राफ्ट हो, आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, बट अभी आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। इसलिए आरसीबी किस तरीके से अपने टीम का रिस्ट्रक्चर करने को देखती है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अब अगर फटाफट इस टीम के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों पर नजर डालें तो प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट में बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वही नाम है जो कि सबके जहन में है यहाँ पर, कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, पाटीदार, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, अनुज रावत, सुयश प्रभुदेसाई, रीस टूपली, शहबाज अहमद, अविनाश सिंह, जॉश हेजलवुड, महिपाल लुम्रोर, फिन एलन और विल जैक्स को मेरे ख्याल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रिटेन करेगी। यहाँ पर 2-3 क्यूरियस केस जरूर है। सबसे पहले तो फिन एलन हो गए और विल जैक्स हो गए। विल जैक्स इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए और फिन एलन को खिलाने की आपके पास जगह नहीं है। साल दर साल आप उनसे बेंच गरम करवा रहे हो, बट आई थिंक वो उनको फाफ डु प्लेसिस के बैकअप के तौर पर देख रहे हैं और फाफ डु प्लेसिस जब जाएंगे तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन फिन एलन को आरसीबी मौका देगी और इसीलिए मेरे ख्याल में फिन एलन को वो रिटेन करेंगे अनटिल एंड अनलेस फिन एलन कुछ यहाँ पर रेबल टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट कर दे। उसके बाद सुयश प्रभुदेसाई को इस साल उन्होंने मौका नहीं दिया। ही इज अ वेरी गुड स्पिन हिटर, ही हैज द पोटेंशियल टू मेक इट बिग। उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल से सीएसके वाले मैच में बहुत नीचे बल्लेबाजी करवाई थी। उसके बाद केदार जाधव की तरफ ये चले गए। आई रियली डोंट नो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट डिसीजन, बट सुयश प्रभुदेसाई को इनको रिटेन करना चाहिए और एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपको प्रभुदेसाई हो गए, लुमरोर हो गए, इन प्लेयर्स को यहां पर देने चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनको बदलाव करने की जरूरत है या बहुत ज्यादा बदलाव रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने रिटेन्ड खिलाड़ियों में करेंगी। और अगर प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा ओवरपेड खिलाड़ी हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, जिसमें पहला नाम है वनिंदु हसरांगा, उसके बाद हर्षल पटेल, दिनेश कार्तिक, वेन परनाल और माइकल ब्रेसवेल इस टीम से रिलीज होने वाले हैं। अब वेन परनाल तो रीस टूपली का बैकअप थे तो उनका रिलीज हो जाना भी यहां पर कंफर्म है। माइकल ब्रेसवेल विल जैक्स का बैकअप थे तो वो भी रिलीज हो जाएंगे। अब 3 क्यूरियस केस मेरे पास हैं। पहला तो है हर्षल पटेल, दूसरा है वनिंदु हसरांगा और तीसरा है दिनेश कार्तिक। देखिए मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक का तो रिलीज होने का चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है इस आईपीएल के बाद। वहीं आपको हसरांगा और हर्षल पर कॉल लेनी पड़ेगी, खास करके हसरांगा। देखिए हसरांगा को आपने 11 करोड़ समथिंग रुपीस दिए थे, मेरे ख्याल से 1150, तो आपने इतना पैसा एक ओवरसीज लेग स्पिनर को दे रखा है। अब अगर आप उनकी बल्लेबाजी का फायदा उठाते कि किसी मैच में आपने उनको स्पिन हिटिंग के लिए नंबर 5 पे प्रमोट कर दिया या उनकी बल्लेबाजी का आप और तरीके से फायदा उठाने को देखते, तब तो एक बार समझ में आता है कि आप आपकी बल्लेबाजी लंबी है, आपके पास ऑलराउंडर है, क्वालिटी लेग स्पिनर है, बट एक ओवरसीज लेग स्पिनर के लिए आपने 11 करोड़ से ज्यादा रुपए दे रखे हैं और फिर आपने उनको इस सीजन बाहर भी बिठाया। तो क्या ये एक फायदे का सौदा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए? हमने इस बारे में 2022 के मेगा ऑक्शन के बारे में भी बात की थी, तब हमारा ये चैनल बहुत नया था, तब हमने बात की थी कि वनिंदु हसरांगा बहुत ज्यादा ओवरपेड कर दिए गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा। अब हर्षल पटेल को अगर आप रिलीज करते हो तो भी आपके 11 करोड़ समथिंग फ्री हो जाएंगे, हसरांगा को आप रिलीज करते हो तो भी आपके 11 करोड़ समथिंग फ्री
फ्री हो जाएंगे। मेरे ख्याल में दोनों में से एक को तो आपको छोड़ देना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट हैविंग दीज टू टुगेदर इन योर लाइनअप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कर्ण शर्मा है, हिमांशु आपने एक लेग स्पिनर को मौका दिया था लास्ट में, और आपको डोमेस्टिक से भी लेग स्पिनर मिल ही जाएगा। तो आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो एक ऐसे खिलाड़ी पर, एक ऐसी स्किल पर जो कि आपको मिल सकती है। और उसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि आप उनकी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज का फायदा नहीं उठाते हो, और एक ओवरसीज स्लॉट भी वो लेते हैं। अगर आप ओवरसीज स्लॉट से इंडियन प्लेयर को रिप्लेस कर देते हो तो आप उस ओवरसीज स्लॉट का अपने बल्लेबाजी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन अगर आरसीबी लेती है तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। वहीं अब अगर आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो फिलहाल तो आईपीएल चल ही रहा है, आज फाइनल मुकाबला भी होना है, तो बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर उनको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले कि ये टीम चाह कर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि इस टीम का स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है। और सेम चीज हम 2024 के लिए भी आप बार बार मेरी आरसीबी की वीडियोस में सुनेंगे जब भी आरसीबी की बात होगी। बट अगर 2-4 खिलाड़ी अभी पिक करते हो, आप और भी खिलाड़ियों को देख सकते हो, तराश सकते हो, तो मेरे हिसाब से सैम बिलिंग्स एक ऑप्शन आपके पास है, जेराल्ड कोज्जिया आपके पास एक अच्छे बैकअप पेसर होंगे, एडम ज़ैम्पा को आप ले सकते हो, शार्दुल ठाकुर और रियान पराग भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आ सकते हैं। लेकिन क्या शार्दुल ठाकुर को केकेआर छोड़ेगी? दैट इज येट टू बी सीन। जेराल्ड कोज्जिया की मेरे ख्याल से ठीक ठाक डिमांड हो सकती है इफ ही परफॉर्म्स टू हिज पोटेंशियल एंड स्टेज फिट। वहीं रियान पराग में तो आरसीबी मेगा ऑक्शन में भी इंटरेस्टेड थी, तो एक और यंग प्लेयर आपकी टीम में आएगा जिसको आप बैक कर सकते हो अलॉन्ग विद सुयश प्रभुदेसाई हो गए, अनुज रावत हो गए। तो आपको एक फिनिशर के तौर पर ग्रूम करने के लिए एक यंगस्टर मिलेगा अगर आप उनको आरआर से उठा करके आरसीबी में लेकर के आ सकते हो। वही सैम बिलिंग्स का नाम मैंने इसलिए डाला बिकॉज लोअर डाउन द ऑर्डर आपको एक विकेट कीपर मिल जाएगा और एक फिनिशर की एबिलिटी वाला बल्लेबाज मिल जाएगा। आई डोंट नो वो कितनी विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस वक्त, उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर आपको सैम बिलिंग्स की जगह कोई अच्छा और विकेट कीपर मिलता है जो कि अच्छी फिनिशिंग एबिलिटी रखता है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। और फिन एलन को आप अगर खिलाना चाहते हो तो आपको डु प्लेसी को बाहर करना पड़ेगा। दैट सीम्स रियली अनलाइकली। लेकिन परेशानी यह है कि एजिंग प्लेयर्स के साथ यह मसला होता है कि डु प्लेसी ने इस साल तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर दिया। विल ही बी एबल टू रेप्लिकेट इट नेक्स्ट ईयर? जिस तरीके से डीके ने कमाल का प्रदर्शन किया था, ही वाज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दिस ईयर। तो यह चीज आरसीबी को देखनी पड़ेगी और यह परेशानी एजिंग खिलाड़ियों के साथ हो सकती है। तो टफ डिसीजंस के लिए भी आरसीबी को तैयार रहना पड़ सकता है और हो सकता है कि 2024 उनके लिए 2023 के मुकाबले भी और अच्छा ना जाए बल्कि और खराब ही जाए, क्योंकि एजिंग प्लेयर है। पहली बात तो आपने यंग प्लेयर को आइडेंटिफाई नहीं किया है और परफॉर्मेंस का कुछ कहा नहीं जा सकता, खास करके विराट कोहली हो गए या फिर फाफ डु प्लेसी जैसे खिलाड़ियों की। तो ये थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साल 2023 का रिव्यू और उनके 2024 की स्ट्रेटजी के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। आई होप वीडियो में आपको मजा आया होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको काम अच्छा लगा है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। बिकॉज हमारी वीडियोस तो काफी सारे लोग देखते हैं बट शायद उनको सब्सक्राइब करने का मन नहीं करता। तो क्यों नहीं करता वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट लिख करके जरूर बताना, मैं भी देखूं कि आपकी क्या राय है और हो सकता है मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिले। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।